नमस्कार दोस्तों। आज हम झूठे सच के दूसरे खंड को पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है देश का भविष्य। चलिए चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चूँकि हम इसके सारांश को पढ़ रहे हैं, तो हम संक्षिप्त रूप में पूरे उपन्यास का परिचय लेंगे। यानी मतलब प्रत्येक जो प्रकरण है उसको हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे सारांश के रूप में, क्योंकि उपन्यास इतना बृहद है कि उसे वीडियो में पढ़ना ना मेरे लिए उसका वीडियो तैयार करना ना मेरे लिए संभव है, ना आपके लिए पढ़ पाना संभव है। तो इसलिए सारांश नेट की दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब से आए हिंदू शरणार्थियों को खाने एक सेकेंड पंजाब से आए हिंदू शरणार्थियों को खाने के लिए मुफ्त राशन बांट रहा था। अच्छा, पंजाब से आए हिंदू शरणार्थियों को खाने के लिए मुफ्त राशन बांट रहा था की रहना चाहिए। अच्छा, मतलब ये संभवतः बांटा जा रहा था, और फी लिखा है, नहीं पता मुझे समझ नहीं आ रहा फी क्यों लिखा है यहाँ पास। की होना चाहिए, मतलब की नहीं, मतलब संभवतः एक होना चाहिए। एक आदमी को 1.5 पाव आटा और छटाक भर दाल के हिसाब से। ठीक है, इतना याद रखिए। याद रखिएगा, ये उपन्यास के प्रारंभ में दिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास के प्रारंभ में इस कथन को दे देगा। उसके बाद पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास के प्रारंभ में यह कथन आया है। ऐसा तो कुछ भी हो सकता है नेट के पाठ्यक्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयदेव पुरी भी लाइन में खड़ा था। देखिए, जयदेव पुरी को लूटा जा चुका है। इससे पहले वह कंगाल हो चुका है, उसके बाद पैसे नहीं है खाने के लिए, तो वो भी अब खाने के लिए लाइन में खड़ा है। जो वहाँ थे वे साथ न आए परिवार वालों के लिए राशन मांग रहे थे, परंतु मिल नहीं रहा था। यानी ऐसे वहाँ पास बहुत सारे लोग थे जो अपने परिवार वालों के लिए राशन मांग रहे थे, और तो उनको नहीं मिल रहा था। और वहाँ मतलब अनिवार्यता थी कि जो आकर स्वयं आकर मांगेगा उसे दिया जा रहा था। तो ऐसा इसका है। और पुरी ने अपना राशन लिया और मंडी बाज़ार में निकल आया। ठीक है। ढाबे में राशन और एक आना देने पर पकी दाल रोटी मिल जाती थी। ठीक है। पुरी के पास एक आना भी नहीं था। अरे बाप रे, बहुत इसकी स्थिति ख़राब थी। उसे 2 रोटी और दाल मिल गई। अच्छा, ठीक है। ढाबे वालों ने उससे 4 आने और भोजन प्रतिदिन, मतलब ये 4 आने और भोजन प्रतिदिन पर उनके यहाँ नौकरी कर लेने के लिए कहा। मतलब ढाबे वाले ने कहा कि तुम भाई मेरे यहाँ नौकरी कर लो, तुमको 4 आने रोज़ दूंगा और रोज़ तुम्हें भोजन मुफ्त में दिया जाएगा। तो उसने प्रस्ताव रखा ढाबे वाले ने। पुरी ने और कोई चारा न देख मंजूर कर लिया। अब पुरी भी मजबूर था, उसको उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था, ना खाने का ठिकाना था, तो क्या करता बेचारा। तो क्या करता, अब उसे मजबूर होना पड़ा। शाम को उससे भोजन की एक थाली सूद जी के यहाँ पहुँचाने जाना पड़ा। याद रखिएगा, ये सूद जी महत्वपूर्ण बात है, इस पात्र है इस खंड में। तो सूद जी के यहाँ वह खाना पहुँचाने जाता है। जब वह थाली लेकर वहाँ पहुँचा तो सूद जी को देख चौंक पड़ा। वह उसके पुराने परिचित निकले। जलंधर के नामी कांग्रेसी नेता थे। याद रखिए सूद जी के बारे में कि सूद जी कौन थे। जलंधर, जो कि अभी पंजाब में पड़ता है, उसके एक कांग्रेसी नेता थे। सूद जी के पूछने पर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। यानी जब सूद जी मिलते हैं तो वो जयदेव को देखकर पहचान जाते हैं कि मैं इससे मिल चुका हूँ, और दोनों एक दूसरे से परिचित हैं। तो जान लेते हैं कि तो एक दूसरे को जानने के बाद जब उन्हें वो एक दूसरे को पहचान लेते, तो उसके बाद सूद जी को जयदेव अपनी पूरी कहानी सुनाता है। सूद जी ने उसे जब तक कहीं और जगह ना मिले अपने साथ ही रहने के लिए कहा। मतलब सूद जी ने कहा कि जब तक तुम्हें और कहीं जगह नहीं मिल पाता, तब तक तुम मेरे साथ रह सकते हो भाई, ऐसा उसने कहा।
रात को सोते समय सूद जी ने उसे पंजाब की नई राजनीति को समझाते हुए बताया कि डॉक्टर का गुट यहाँ सब पर हावी होना चाह रहा है। यानी क्या हो रहा है कि डॉक्टरों का गुट है वो यहाँ के लोग मतलब यहाँ की राजनीति पर हावी होना चाह रहा है। ठीक है। सूद जी ने मतलब देखिए ये पैराग्राफ में क्या समझ में आया कि जो जयदेवपुरी है उसका हालत बहुत खस्ता हो चुका है, उसे दर दर भटकना पड़ रहा है, उसके पैसे लूटे जा चुके हैं, अब वो जलंधर पहुंच गया है, अब उसके माता पिता भी नहीं मिल रहे हैं, वो परेशान है कुल मिला के। और इसी बीच उसकी भेंट किससे होती है, एक कांग्रेसी नेता से होती है जिससे वह पहले मिल चुका है, दोनों एक दूसरे से परिचित हैं। और जब वे दोनों मिलते हैं तो दोनों में बातचीतें होती है और उसके बाद आगे देख रहे हैं हम अगले पैराग्राफ में। सूद जी के साथ पुरी की पहली भेंट लाहौर में डॉक्टर राधे बिहारी के यहाँ हुई थी। ठीक है। तो सूद जी से जो पुरी था यानी जयदेव पुरी था वो कब मिला था, पहली बार उसकी भेंट हुई थी लाहौर में। ठीक है। लाहौर में डॉक्टर राधे बिहारी के यहाँ वो मिला था, मतलब उन दोनों की भेंट हुई थी। वह मुल्तान जेल में भी उनके साथ रहा था, यानी ये जेल के भी जेलमेट थे मान के चलिए। ठीक है। ये जेलमेट भी थे। और उसके बाद है कि सूद जी राजनीति में गद्दी की अपेक्षा काम की मांग करने वाले दल के उग्र प्रतिनिधि थे। यानी सूद जी के व्यक्तित्व की विशेषता है कि वो गद्दी का उनमें लोभ नहीं था, वे काम को ध्यान देते थे ना कि गद्दी को। ठीक है। उन्हें समाजवादी कांग्रेसियों का भी समर्थन प्राप्त था, क्योंकि अब ऐसा व्यक्ति अगर कोई रहेगा जो काम को ध्यान देता हो ना कि पद पदवी प्रतिष्ठा को, तो उसे समाजवादी संगठन अवश्य ही प्रोत्साहन देंगे और स्वीकारेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। तो सामान्य सी बात है। डॉक्टर उन्हें पंजाब से हटा दिल्ली भेजना चाहते थे। डॉक्टरों का जो गुट था वो चाहता था कि वो पंजाब से चले जाएं और दिल्ली चले जाएं, वो चाहते थे पंजाब से इनको रवाना करें, मतलब उनका गुट चाहता था। परंतु सूद जी पंजाब की राजनीति में ही रहना चाहते थे। ठीक है। यह सब सूद सुनकर पूरी उनके साथ आत्मीयता का अनुभव करने लगा। यानी जब पूरी ने सुना उनकी कहानी की वो यहाँ रहकर ही से राजनीति में जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो उसे बड़ा मतलब उसे बड़ी आत्मीयता का अनुभव हुआ उनसे उनके साथ, क्योंकि पूरी का स्वभाव ही वैसा ही था। अंत में बातें करते करते दोनों सो गए। ठीक है। सूद जी वकील थे, याद रखिए सूद जी कौन थे, वकील थे, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पहले ही प्रकरण में आ रहा है इसलिए महत्वपूर्ण है। बीच वाले प्रकरण उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने पहले और आखिरी प्रकरण महत्वपूर्ण होते हैं। जनता उनकी भक्त थी, परंतु उनका परिवार उनसे विरक्त था। जो जनता की सेवा करता है अक्सर उनसे मतलब वो बाइबल में कहा गया है ना कि किसी नबी का उसके गांव और परिवार को छोड़कर बाहर हर जगह सम्मान होता है। और तो सामान्य सी बात है कि वो एक एक मुहावरा भी है हिंदी में कि घर का जोगी घर का जोगी क्या है, लंगड़ा आन गांव का सिद्ध, ऐसा कुछ है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। तो उसमें मतलब किसी भी व्यक्ति का घर में सम्मान नहीं होता, बाहर सम्मान होता है। तो जो समाज के लिए काम करता है उसके परिवार वाले उससे नाखुश रहते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही कुछ था। सन 1900 कितना है 46 में सूद जी पंजाब असेंबली के मेंबर चुन लिए गए थे। यानी ये इनका संबंध राजनीति में सक्रिय रूप से था। पंजाब असेंबली के मेंबर चुने गए थे, सोचिए भाई, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। प्रभाव और आमदनी बढ़ जाने पर भी सूद जी का रहन सहन बड़ा सादा था। यानी अब देखिए कोई व्यक्ति बहुत जितना गहराई से जुड़ा होता है वो अपने मतलब ऊंचाई पहुंचने पर भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता और हमेशा आम इंसान ही बना रहता है। यानी बाहरी रूप से वो उसके कर्म बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन वो बाहरी रूप से दिखावा करने से उसे आंतरिक कुछ लाभ नहीं होता, इसलिए वो बाहर रूप से सहज हो जाता है। तो सूद जी भी कुछ ऐसे ही इंसान थे। सरकार में उनका असर था। ठीक है। इतना में हमने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में, याद रखिए कि सूद जी के बारे में बताया गया है कि की पूरी की भेंट सूद जी से कब हुई थी, तो कब हुई थी, लाहौर में हुई थी राधे बिहारी जी के यहाँ। और वो दोनों यानी पुरी और सूद जी
दोनों एक दूसरे को जेल से जानते थे, यानी दोनों ने जेल में एक साथ समय बिताया था। और इसके बाद सूद जी के बारे में बताया कि ये असेंबली, पंजाब असेंबली में मेंबर चुने गए थे। सूद जी वकील थे और वो जनता की सेवा करना चाहते थे पंजाब में रहकर। इतना है बस। इसके बाद आगे देखते हैं। सुबह उठने पर स्नान, नाश्ते आदि से फारिग यानी फुर्सत फुर्सत हो सूद जी ने पुरी से पूछा कि अब क्या इरादा है। ठीक है। पुरी ने कहा, जूम कर लेता हूँ। पुरी ने कहा वह अपने परिवार वालों का पता लगाना चाहता है। पुरी बहुत परेशान था। वो उसके परिवार वालों का कुछ ठिकाना नहीं था कि कहाँ गए हैं, उसे कुछ पता ही नहीं था। सूद जी ने उनके नाम लिखकर कोतवाली के माध्यम से उनका पता लगवाने का वायदा किया। तो सूद जी ने कहा कि भाई मैं खोज दूंगा, तुम चिंता मत करो। परंतु पता न लग सका, यानी उन्हें प्रयास किया लेकिन पता लग ही नहीं लगा। पुरी ने अमृतसर जाकर भी ढूंढा मगर असफल हो लौट आया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। सूद जी ने उससे कहा कि पहले वह स्वयं कहीं जम जाए, फिर खोजने में आसानी रहेगी। क्योंकि जब तक हमारा ठौर ठिकाना, अपना ही ठौर ठिकाना नहीं हुआ है, तो हम कहीं मतलब अपने परिवार वालों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप अपने ऐसे बोलें कि जैसे आपको अपने खाने के लिए अगर कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप दूसरे के लिए खाने की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। आप अपना ही शरीर नहीं चला पाएंगे तो दूसरे के लिए क्या कर पाएंगे। वैसा ही है कि अगर उसका ही ठिकाना नहीं है तो वो दूसरे को कैसे खोजेगा, किस तरह खोज पाएगा। तो इसलिए सूद जी ने कहा कि भाई तुम अपना ठिकाना वकाना बना लो, उसके बाद अपने परिवार वालों को देखना, क्योंकि उसके बिना तुम नहीं खोज पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। सही बात है। उन्होंने एक प्रेस का काम संभाल लेने के लिए कहा। मतलब सूजी ने कहा कि तुम एक प्रेस का काम संभाल लो। पूरी तैयार हो गया, क्योंकि पूरी अखबार में काम कर चुका था, तो उसके लिए कोई कुछ नया काम नहीं था। और कमाल प्रेस, याद रखिएगा कमाल प्रेस इसका नाम आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उपन्यास के पहले भाग में ही आ रहा, तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कमाल प्रेस जो कि जालंधर की एक गली में स्थित था। ठीक है। ठीक है। जालंधर की एक गली में स्थित था। सूद जी ने उसे उस प्रेस का काम सौंप दिया। ठीक है। इस प्रेस का मालिक इसाक सॉरी, नहीं रहेगा। इस प्रेस का मालिक इसाक मुहम्मद राष्ट्रीय विचारों का मुसलमान था, यानी वो बहुत आधुनिकता बोध से युक्त व्यक्ति था, इसलिए पाकिस्तान नहीं गया था। ठीक है। परंतु उसके मोहल्ले पर निरंतर हिंदुओं के हमले होते रहे। यह स्थिति देख सरकार ने वहाँ के सारे मुसलमानों को वहाँ से हटा एक कैंप में पहुँचा दिया। बेचारा इसाक सूद जी को प्रेस की चाबी सौंप पाकिस्तान चला गया। अंत में पुरी ने रिखी राम नामक पाकिस्तान, ये गलत लिखा है, पाकिस्तान से आए एक प्रेस वाले की सहायता से प्रेस का काम प्रारंभ कर दिया। तो क्या हुआ देखिए कि जो सूद जी हैं वो बोलते हैं कि तुम प्रेस का काम संभालो। और एक प्रेस का नाम था जिसका मतलब एक प्रेस था जिसका नाम है कमाल कमाल प्रेस, जो कि जालंधर की गली में स्थित है। ये इस प्रेस का जो मालिक है इसाक मोहम्मद, वो मुसलमान है लेकिन आधुनिकतावादी, मतलब आधुनिक विचारों से युक्त और राष्ट्रीय विचारों से युक्त व्यक्ति है। और इसलिए वह देश विभाजन में ऐसा नहीं मानता कि मतलब वो धर्म को अपने कर्म के आगे नहीं आने देता। मतलब वो एक तरह से निष्पक्ष व्यक्ति है। वो यह नहीं सोचता कि वह यह नहीं सोचता था कि उसका हिंदुस्तान में अहित होगा। लेकिन उस समय जैसी परिस्थितियाँ थी तो उसके लिए उसकी कल्पना से वो परे था। उसे लगा नहीं था कि हिंदुस्तान में उसके साथ अहित हो सकता है, लेकिन उस समय जो वैमनस्य फैला हुआ था वो उसकी कल्पना से बाहर था। तो उसके मोहल्ले पर हमले होने लगे। तो अंत में वह मजबूर होकर जो प्रेस की चाबी सूद जी को सौंप कर पाकिस्तान चला गया। अब जो जयदेवपुरी था वो प्रेस में काम तो कर चुका था लेकिन उसे पूरा अनुभव नहीं था। तो एक रिखी नामक पाकिस्तान से आए प्रेस वाले की सहायता से प्रेस का काम प्रारंभ कर दिया। तो एक रिखी राम व्यक्ति था जो कि पाकिस्तान से आया था, उसने उसकी सहायता से प्रेस का काम उसने प्रारंभ किया। तो दोनों मिलकर प्रेस चलाने लगे। अब देखते हैं।
पूरी रिखी राम का काम देखता और समझता रहता था। ठीक है। काम खूब आ रहा था। सूद जी ने पूरी का वेतन 125 रुपये मासिक बांध दिया, मतलब ठीक है बांध दिया। प्रेस का नाम बदल कर कमाल प्रेस था, वो कमल प्रेस हो गया। ठीक है, कमल प्रेस हो गया। अब पूरी कनक को पत्र लिखने और उसे अपने पास बुलाने के लिए व्याकुल उठा। मतलब अब जब उसकी ज़िंदगी थोड़ी स्थिर हुई तो वह अपने परिजनों के बारे में, अपने प्रियजनों के बारे में सोचने लगा। तो उसने नैनीताल के पते पर कनक को ये पत्र रहेगा जो संभवतः पत्र लिखा। एक दिन उसे बाजार में उर्मिला का भाई जगदीश मिला। ठीक है, जगदीश उसके भाई का नाम था, उर्मिला के भाई का। और जगदीश मिला जिसके परिवार को कैंप छोड़ देने की आज्ञा मिल गई थी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हम क्या देखते हैं कि रिखीराम और जो जयदेव है दोनों संभाल रहे हैं प्रेस को, और उसको वेतन भी मिलने लगा है पूरी को उसके काम के बदले। प्रेस का नाम बदल दिया गया है, कमाल से कमल कर दिया गया है। और अब इसके बाद पूरी अपने परिजनों को और अपनी प्रेमिका को ढूंढने लगा है। और इसी बीच उसकी मुलाकात बाज़ार में उर्मिला के भाई जगदीश से होती है, जिसके परिवार को कैंप छोड़ देने की आज्ञा दी जा चुकी है। मतलब उनको कहा दिया गया है कि आप कैंप छोड़कर चले जाएं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पूरी उन सब को प्रेस के ऊपरी हिस्से में ले आया। मतलब अब उनको तो क्या बोलते हैं, मतलब आश्रय क्या बोलते हैं, कैंप छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। तो अब उनके पास ठिकाना है नहीं उर्मिला के परिवार के पास। तो उर्मिला के अब तो वह जो पूरी क्या करता है, उसे प्रेस के ऊपरी हिस्से, मतलब प्रेस की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपरी हिस्से में ठिकाना दे देता है उनके परिवार को। उर्मिला की दशा बहुत खराब थी, वह विधवा हो गई थी। जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि कहानी के पहले ही खंड में पता चल चुका है कि उसकी पति की हत्या हो गई थी, तो विधवा हो गई थी। 3 दिन बाद नारंग जी, यानी उनके पिता का नाम नारंग जी है। किसके? उर्मिला के पिता का नाम नारंग जी है। और जगदीश अपने परिवार को वहीं छोड़ काम और जगह की तलाश में दिल्ली चले गए। यानी संभवतः नारंग जी की पत्नी और उर्मिला दोनों जगदेवपुरी के भरोसे वहाँ प्रेस में ठहर गए। और जो उनके मतलब जो नारंग जी है, और यानी उर्मिला के पिताजी, और जगदीश यानी उर्मिला के भाई, दोनों काम की और जगह की तलाश में दिल्ली चले गए, क्योंकि दिल्ली उस समय केंद्र था। उर्मिला की माँ उसका दूसरा विवाह करना चाह रही थी। ये माँओं का समझ नहीं आता कि हमेशा बच्चों को दुर्बल तैयार कर देते हैं, और उसके बाद उसको अब दुर्बल बना तो दिया, तो उसकी सुरक्षा के लिए उसको कहीं बांधना पड़ेगा, तो विवाह करेंगे और क्या। माँओं का यही रहता है, मतलब जब तक स्त्री शिक्षित नहीं होगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और यह अशिक्षित स्त्री की ही निशानी है जो उसकी माँ कर रही है। पूरी भी इससे सहमत था। उर्मिला पूरी से खिंची सी रहती थी। अब चूँकि एक समय ऐसा था कि जो जयदेव था वो भाग कर आ गया था उर्मिला से। तो अब मैंने पहले खंड में बता चुका हूँ कि इन दोनों के बीच का मामला क्या था। ये दोनों मतलब मिले थे, और उसके बाद जो ये उर्मिला थी ये पढ़ने में अच्छी नहीं थी, और संभवतः ये ट्यूशन पढ़ाता था पूरी। तो दोनों के बीच कुछ संबंध था, उसके बाद दोनों अलग हो गए थे। तो खिंची उर्मिला पूरी से खिंची सी रहती थी। 12वें दिन पूरी का पत्र लौट आया। मतलब पूरी ने नैनीताल पत्र भेजा था कनक को, कि उसके हालचाल पूछने के लिए, और कैसे कहाँ क्या का ऐसा ऐसा, मतलब उसने खोर खबर, मतलब खबर पूछने के लिए पत्र लिखा था। तो क्या हुआ कि पत्र वापस आया इस सूचना के साथ कि कनक शहर छोड़ गई है। यानी कनक ने शहर छोड़ दिया है, यह सूचना उसको पत्र के माध्यम से मिली। पूरी बहुत चिंतित और दुखी हो उठा। मतलब पूरी पूरी चिंतित हो उठा कि कनक गई तो गई कहाँ। कनक को खोकर अब उसने उर्मिला की ओर ध्यान देना शुरू किया। अब देखिए ये लड़के ना पूरे मतलब पागल ही होते हैं एक तरह से। एक एक जगह ठोकर पाते हैं, उसके बाद दूसरी जगह ठोकर
ठोक मतलब अपने सिर को टकराने के लिए ले जाते हैं। तो अब एक लड़की के चक्कर में था, अब दूसरी लड़की के चक्कर में आ गया। कनक को खोकर अब उसने उर्मिला की ओर ध्यान देना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उर्मिला की उदासीनता दूर होने लगी, अब क्योंकि दोनों एक दूसरे को ज़्यादा नज़दीक से जाने लगे, ठीक है। क्योंकि अब जयदेव को भी कनक की आशा नहीं थी, इसलिए अब वो इधर ध्यान देने लगा। पूरी को अपने परिवार का भी पता चल गया, क्योंकि पूरी परेशान था, वो अपने परिवार को ढूंढना चाहता था और बहुत प्रयत्नशील था, लेकिन उसे अपना परिवार का ठौर ठिकाना नहीं मिला था, कहाँ गए हैं उसके माता पिता। उसे जल्द ही समाचार मिल गया। वह बस्ती जिले के सोनवा नामक स्थान पर स्थित डॉक्टर प्राणनाथ के पिता की चीनी मिल में रह रहे हैं। यानी क्या है सूचना कि बस्ती ज़िला याद रखिएगा, जो ये मान के चलिए यहाँ अयोध्या है, ये अयोध्या है और यहाँ पर कुछ बस्ती है, तो अयोध्या के नज़दीक ही बस्ती ज़िला है। तो और यहाँ पास आप जानते हैं इधर कानपुर और कुछ कुछ कानपुर है, और इधर रायबरेली है, इधर सॉरी ये कानपुर और लखनऊ और ऐसा कुछ है। और ये हाँ जो भी है, मतलब जगहों के नाम है। तो याद रखिए बस्ती ज़िले के सोना नामक स्थान पर डॉक्टर प्राणनाथ आप जानते हैं प्रोफेसर थे। तो उनकी पिता की चीनी मिल थी, यानी शक्कर की फैक्ट्री थी। तो वहाँ मिल में रह रहे थे, यानी वहाँ काम कर रहे थे। मास्टर जी यानी रामलुभाया जी यानी जयदेव के पिता मुंशी का काम करने लगे थे, ठीक है, मुंशी का काम करने लगे थे, ठीक है। उन्होंने पुरी को फ़ौरन मिलने के लिए बुलाया, मतलब जैसे ही पिताजी को पता चला कि उनका बेटा उनको खोजने का प्रयास कर रहा है और उनको पत्र वत्र मिला होगा, तो उनके पिता ने तो उनको तुरंत मिलने के लिए बुलाया। परंतु व्यस्तता के कारण वो अब अपने अखबार यानी जो कमल प्रेस था उसकी काम की व्यस्तता में बहुत व्यस्त था, इसलिए वह जा नहीं सका। तो पुरी और उर्मिला परस्पर घुलते मिलते जा रहे थे, अब इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। यह देख माँ ने एक दिन उर्मिला को बहुत फटकारा। अंत में एक दिन माँ उर्मिला को वहीं छोड़ सामान ले चुपचाप दिल्ली चली गई। यानी सोचिए, माँ को अपनी बेटी की उच्छृंखलता पसंद नहीं आई, स्वतंत्रता पसंद नहीं आई, कि तुम एक गैर पुरुष के साथ ऐसे कैसे व्यवहार कर सकती हो, उसे ये पसंद नहीं था। तो उसकी माँ उसको छोड़कर दिल्ली चली गई। सोचिए कैसी माँ हो सकती है अपनी बेटी के प्रति। उसकी बेटी ने क्या गुनाह कर दिया, किसी पुरुष से बातचीत की, तो समझ नहीं आता समाज कैसा था क्या था। पूरी उस समय घर से बाहर गया हुआ था। उर्मिला उसके सीने पर सिर रख फपक उठी, यानी जब पूरी आया तो उर्मिला रोने लगी उसके सीने पर सिर रखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके दूसरे प्रकरण में आ चुके हैं। बहुत लंबा प्रकरण था यार ये। पुरी ने नैनीताल से चलते समय, मतलब पूरी नैनीताल से अपने माता पिता को खोजने के लिए लाहौर की ओर गया था। पूरी नैनीताल से चलते समय उसकी मजबूरी और परिस्थितियों को देखकर कनक मन मार कर रह गई थी। सही में मजबूर थी कनक अपने मतलब बंदे यानी जयदेव को रोक भी नहीं सकती थी, परंतु उसके लिए सदैव छटपटाती रहती, वो परेशान थी। 16 सितंबर को नैयर को पंडित जी का एक तार मिला। 16 सितंबर को नैयर को पंडित जी का एक तार मिला, जिसमें उसे परिवार सहित दिल्ली आने के लिए लिखा था। याद रखिए 16 सितंबर को नैयर, जो कि नैनीताल में था, उसे पंडित जी यानी कि कनक के पिताजी का तार मिला कि जल्दी यहाँ दिल्ली आ जाइए। तो दिल्ली आने का समाचार था, मतलब उनको आमंत्रित किया गया था कि आप यहाँ आ जाइए। पंडित जी 13 अगस्त को परिवार सहित दिल्ली आ गए थे, ठीक है। यानी पंडित जी जो कि नैनीताल आने वाले थे, उस तो वो नैनीताल, मतलब मैंने जैसे कि पहले प्रकरण, मतलब जो पहले खंड के अंतिम प्रकरणों में बताया कि जो
जो कनक थी वो अपने पिता के आने के इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसके पिता नहीं आए। और कुछ समय बाद क्या हुआ वो इस पैराग्राफ में दिया है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि उसके पिता नैनीताल ना आके दिल्ली चले गए थे, ठीक है। वहाँ उनके सिर छिपाने का को एक मकान मिल गया था, ठीक है। अब कैसे मिला था उसको देखते हैं। इसके बाद उन्होंने फैज़ बाज़ार में सैयद अब्दुल समद के मकान को 2,000 रुपये देकर इस शर्त पर ख़रीद लिया कि वह लाहौर जाकर उनके मकान पर कब्ज़ा कर ले, ठीक है। तो उनको मकान कैसे मिला कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैयद अब्दुल समद। तो ये मुसलमान था, तो इन दोनों की भी सांठ-गांठ हुई कि तुम जाओ लाहौर, वहाँ हमारे मकान पर कब्ज़ा कर लो और हमें अपना मकान दे दो। तो इन्होंने अदला बदली कर ली एक तरह से संपत्ति की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और वह उस मकान में आ गया। उसके बाद वो अपना जो अस्थायी रूप से रह रहे थे, जो मतलब पंडित जी जहाँ भी अस्थायी रूप से रह रहे थे, वो सैयद अब्दुल समद के यहाँ के मकान में आ गए। इसके बाद उन्होंने नैयर को आ जाने के लिए तार लिखा। तो यही तार जो अभी यहाँ पर लिखा कि तार जो भेजा था, तो ये जो तार भेजा था इसके मतलब ये घटना के बाद उन्होंने तार भेजा कि आ जाओ, नैयर को अपने अपने दामाद को तार भेजा कि आ जाओ यहाँ। परिवार के आ जाने पर पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है। प्रसन्न नहीं, प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न हुए। दिल्ली आकर कनक बहुत चिंतित हो उठी। अब नैनीताल तो कुछ नज़दीक ही था, अब वो दिल्ली आ गई थी, अब परेशान हो चुकी थी। और उसे कुछ पता नहीं था कि ये नैनीताल से जब लाहौर की ओर गया है उसका आशिक कौन, जयदेवपुरी। तो वो कहाँ गया है, क्या हुआ, कुछ उसको जिंदा है या मर गया, उसको कुछ पता नहीं। बहुत उसको तनाव है कि पुरी का क्या हुआ। उसे पुरी का कोई समाचार नहीं मिल रहा था, ठीक है। एक दिन उसने पिता से कहा कि वह किसी अखबार में काम करना चाहती है। चूँकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी कनक, और काफ़ी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती थी, और उसने कुछ पढ़ाई भी की थी, इसलिए वो अखबार में काम कर सकती थी। तो वो काम करना चाहती थी अखबार में। पिता की सहमति पाकर उसने नैयर के साथ अखबारों के दफ्तरों के चक्कर काटने आरंभ कर दिए। अच्छा, यहाँ पर पूर्ण विराम रहना चाहिए, यहाँ पर नहीं, ये गलती दिया है। अंत में सरदार, यानी सरदार संभवतः ये पत्र का नाम है, मतलब समाचार पत्र का नाम है। सरदार के स्वामी सत्य प्रकाश असीर ने उसकी सहायता करने का आश्वासन दिया, ठीक है। तो याद रखिए कि वो जब काम खोजने लगी तो उसकी जीजा जी ने मदद किया। और सरदार नामक एक पत्रिका थी जिसके मालिक थे स्वामी सत्यप्रकाश असीर जी। इन्होंने कहा कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। कनक को वह भरोसे का आदमी लगा। कनक पिता के साथ गांधी जी की सांध्य प्रार्थना में भी गई। वहाँ हिंदू शरणार्थी गांधी जी की कटु आलोचना कर रहे थे। कनक क्षुब्ध हो उठी। तो हम पूरी इस पैराग्राफ में क्या देखते हैं कि दूसरे प्रकरण के पैराग्राफ में ये देख रहे हैं कि जो पूरी है, जो पूरी मतलब इसमें घटना दी गई है कि उसके पिता कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए। चूँकि घटना कुछ ऐसी होती है कि पूरी नैनीताल में कनक को छोड़कर अपने माता पिता को ढूंढने के लिए लाहौर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन लाहौर पहुंचता नहीं। अब कनक को पता नहीं कि लाहौर पूरी कहाँ गया। अब उसके जो पिताजी हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और नैयर को पत्र भेजते हैं कि तुम सब यहाँ आ जाओ, यानी दिल्ली लौट आओ। मतलब लौट आओ नहीं, मतलब दिल्ली में आकर बस जाओ, या फिर दिल्ली आ जाओ, ये कह सकते हैं। तो अब वो सब परिवार दिल्ली चले जाते हैं। अब ये जो पूरी है वो, माफ़ कीजिए, ये क्या हुआ, जो पूरी है वो फंसा हुआ है कैंपों में। उसे कहीं किसी होटल में काम करना पड़ रहा है, किसी ढाबे में काम करना पड़ रहा है। तो कभी अब धीरे धीरे वो करते करते प्रेस में काम करने लगा है। अब वो परेशान हो रहा है अपने परिवार के प्रति, और उसे कनक से भी मिलना है। और इसी बीच अब जब वो पत्र लिखता है नैनीताल, मतलब जयदेवपुरी, अपनी प्रेमिका कनक से संवाद करने के लिए
नैनीताल में पत्र लिखता है तो नैनीताल में उसे कुछ सूचना मिलती है कि उसे यह सूचना मिलती है कि जो कनक थी वो नैनीताल छोड़कर जा चुकी है। तो वो और परेशान हो उठता है। और अब इसके बाद इसी में ये इस प्रकरण में दिया है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ कि उसके पिताजी दिल्ली में आ गए थे और उनको दिल्ली में एक स्थायी निवास मिल गया था। और उनको स्थायी निवास एक व्यक्ति द्वारा मिला, मतलब एक सैयद अब्दुल समद नाम के व्यक्ति थे जो कि मुसलमान थे। वो पाकिस्तान जा रहे थे तो उन्होंने अपने घर को इस शर्त पर किनके हवाले कर दिया, इनके हवाले मतलब कनक के पिता पंडित जी के, मतलब कनक के पिता पंडित जी के हवाले कर दिया। और शर्त यह थी कि तो पंडित जी सैयद अब्दुल समद का घर को, मतलब यानी सैयद अब्दुल के घर को पंडित जी हथिया लेंगे और पंडित जी के घर को ये सैयद अब्दुल समद, ठीक है अहमद बोल दिया, माफ़ कीजिएगा, सैयद अब्दुल समद, मतलब परस्पर इन्होंने आपस में मकानों का अदला बदली कर ली। और वो इसके बाद समद पाकिस्तान चला गया उनके घर पर कब्जा करने के लिए, किनके, पंडित जी के। और आगे क्या होता है कि दिल्ली अब कनक और नैयर और उनकी मतलब कनक की बड़ी बहन कांता सब दिल्ली पहुंच गए। अब कनक काम करना चाहती थी अखबार में, तो उसके जीजा जी की सहायता से उसे एक सरदार नामक पत्रिका में काम करने को मिल गया, मतलब आश्वासन मिल गया उसके संभवतः संपादक सत्य प्रकाश असीर जी से, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। कनक सरदार में काम करने लगी, निश्चित रूप से सरदार पत्रिका का नाम है, सरदार में काम करने लगी। परंतु असीर परंतु असीर गांधी नीति का विरोधी और कनक उसकी समर्थक थी, यानी दोनों के विचारों में गहरा मतभेद था, ठीक है। दोनों के विचारों में गहरा मतभेद था, इसलिए असीर उसके लेखों को परिवर्तन कर दिया करता था। अब दोनों के बीच मतभेद हो रहा है। कनक ने देखा कि बड़े बड़े हिंदू भी गांधी जी के कट्टर आलोचक थे, वह उन्हें पाकिस्तान का समर्थक मानते थे। खिन्न होकर कनक ने लखनऊ जाने की बात उठाई। अब वो इस अखबार में, यानी मतलब जो सरदार क्या बोलते हैं, जो सरदार अखबार है, इसमें उसको काम करना अब गवारा नहीं था। वो परेशान थी, इसमें तो काम नहीं कर सकती, वो सोच रही थी, ठीक है। तो अब वो सोचने लगी कि मैं लखनऊ जाऊँ, लखनऊ में पहचान वाले हैं जो मिसेज दो जने व्यक्ति हैं ना, अवस्थी जी और कुछ लोग, तो वहाँ उनसे उनका मतलब वहाँ उनसे उसका परिचय था। तो सोचने लगी कि लखनऊ जाना चाहिए। तो लेकिन पंडित, मतलब अपने पिता पंडित जी से जब उसने कहा तो पंडित जी ने टाल दिया। एक दिन असीर ने कनक के साथ अभद्र व्यवहार किया। असीर मतलब ये जो सरदार पत्रिका है उसके जो संभवतः संपादक या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। तो असीर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, यानी कुछ घटिया हरकत की होगी उसने। कनक वहाँ से उठकर चली आई। सैयद ने पाकिस्तान से लौटकर अपना मकान का झगड़ा खड़ा कर दिया था। जो सैयद कौन था? सैयद वही व्यक्ति था जिसने राम लुभाया, यानी कनक, माफ़ कीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ, जो कनक के पिताजी यानी पंडित जी को जिसने अपना मकान सौंपा था उसका नाम सैयद था। हम पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत ही अभी पढ़ा। तो वो पाकिस्तान से लौटकर मकान के लिए झगड़ा कर दिया। झगड़ा उसने खड़ा कर दिया कि कुछ हुआ विवाद उसके साथ। संभवतः ऐसा हो सकता है कि जो पंडित जी ने जो घर बताया था उस पर किसी और ने कब्जा कर रखा हो पहले से, और सैयद जब पहुंचा तो अब उस पर पहले से कब्जा हो गया तो वो कैसे कर पाएगा, तो इससे विवाद खड़ा हो गया। मेरी आंख दर्द हो रही है। नैयर के आने पर क्या है कि नैयर के आने पर कनक ने असीर के संबंध में उसे बताया और आग्रह किया। नैयर के आने पर कनक ने असीर के संबंध में उसे बताया और यह आग्रह किया कि पिताजी को समझाकर उसे लखनऊ चले जाने देने के लिए राज़ी कर ले। यानी जो कनक थी वो अपने जीजा जी से बोल रही कि जीजा जी प्लीज़
आप पिता मतलब बाबूजी को मना लीजिए कि मुझे वो लखनऊ भेजने के लिए राज़ी हो जाएं। ठीक है, दूसरा प्रकरण ख़त्म। अब बढ़ते हैं तीसरे की ओर। गला सूख गया यार। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकरण की ओर। पश्चिम पंजाब के हिंदू वहाँ से निकल जाने पर पूर्वी पंजाब चले आ रहे थे। अरे यार, निकल क्यों बोल रहे हैं, निकाले जाने पर। पश्चिम पश्चिम पंजाब के हिंदू वहाँ से निकाले जाने पर पूर्वी पंजाब चले आ रहे थे। उनका एक काफिला अमृतसर के शरणार्थी कैंप के सामने पहुंचा। ठीक है, मतलब पश्चिमी मतलब जो ऐसे भारत ऐसा मान सकते हैं कि ये ऐसा भारत, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये भारत है। तो यहाँ बस जो स्थान है क्या बोलते हैं, अमृतसर है। तो यहाँ लाहौर है। तो क्या हुआ कि जो ये पंजाब पूरा ये क्षेत्र था, तो पश्चिमी पंजाब के लोग यहाँ से इधर की ओर आ रहे थे। तो इसी का जो काफिला था वो अमृतसर यहाँ पहुँचा, और शरणार्थी थे मतलब ये हिंदू थे। तो उसमें तारा का यह तारा वाला काफिला था, यानी उस काफिले में यानी भीड़ में तारा भी थी। ठीक है, यानी माफ़ कीजिए, इसको गोल घेरा घेरना था। तो उस काफिले में तारा भी थी। सबसे छोलदारी यानी समझौता रजिस्टर को कहा जाता होगा, या फिर कुछ जो जहाँ पर सभी जानकारी एकत्रित की जाती है उसको छोलदारी कहा जाता है। तो सबसे छोलदारी में जाकर अपना नाम और पता लिखवाने के लिए कहा गया। ठीक है, तारा ने किसी का नाम नहीं बताया। अब वहाँ वो बड़ी अचंभित हो गई कि हिंदुस्तान में तो मेरा कोई नहीं है। अब उसके सभी परिचित लाहौर में थे, अब वहाँ इसका कोई परिचित विशेष परिचित नहीं था, और था भी तो बहुत दूर था। तो अब तारा बड़ी सशंकित हो गई, मतलब बड़ी वो असमंजस में पड़ गई, मैं क्या करूं। बंती भी उसके साथ थी। अब बंती, याद रखिएगा, बंती भी वहीं से उठाई गई थी जहाँ से तारा को लाया गया था। ठीक है, बंती भी उसके साथ थी। अंत में तारा और बंती पूर्व की ओर जाने वाली गाड़ी पर बैठ गई, यानी हिंदुस्तान की ओर जाने वाली गाड़ी पर बैठ कर आगे चल पड़ी। ठीक है, अब गाड़ी 2 दिनों में अमृतसर से अम्बाला पहुंच गई। अमृतसर के संभवतः अमृतसर जैसे ये पंजाब है ऐसे मान के चलिए, तो यहाँ अमृतसर है और यहीं पास में अम्बाला है। तो अम्बाला पहुँच गई। वहाँ स्टेशन पर बंती को अपने मोहल्ले का एक छोटा मतलब स्टेशन पर मोहल्ले का एक छोटा सा लड़का मिल गया। जो बंती थी उसको एक अपने पड़ो मतलब एक मोहल्ले का लड़का मिल गया, और लड़के ने क्या किया, वह उसे अपने बाप के पास ले गया। यानी बच्चा इसको बंती को अपने पिताजी के पास मिलाने के लिए ले गया। उससे बंती को पता चला, यानी उस बच्चे के बाप ने बंती को बताया कि उसके ससुराल वाले दिल्ली में हैं। यानी बंती की मतलब क्या नाम था यार, बंती मतलब बंती को पता चला कि उसके ससुराल वाले दिल्ली में है। दूसरे दिन तारा और बंती दिल्ली पहुंच गई। ठीक है, मतलब दिल्ली चले गए वो दोनों बंती के परिवार वालों को ढूंढने के लिए। वहाँ उन्हें कश्मीरी गेट के शरणार्थी कैंप में आश्रय मिल गया। याद रखिएगा, कश्मीरी गेट ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जब दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में कश्मीरी गेट का एक शरणार्थी मंडल था, वहाँ उनको मतलब शरणार्थी कैंप था, वहाँ उनको आश्रय मिल गया। दूसरे दिन दोनों थोड़ा सा खाना खाकर पहाड़गंज, वहाँ के पास का स्थान है, में बंती के ससुराल वालों को ढूंढने निकल पड़ी। ठीक है, वह दिन भर गलियों में पूछती फिरी, परंतु कोई ना पता चला। ठीक है, इसी इसी तरह शाम हो गई। दोनों थक कर एक चबूतरे पर बैठ गई। एकाएक बंती को अपना लड़का दिखाई दिया, यानी उसका बच्चा दिखाई दिया। ठीक है, उसने झपट कर उसे छाती से लगा लिया। माँ और बेटे का प्रेम तो होता ही है। माँ बेटा दोनों ऊंचे स्वर में रोने लगे। रोना सुनकर गली वाले और बंती की सास बाहर निकल आए। ठीक है, मतलब
जब बच्चे और माता माता रोने लगी तो शोरगुल हो गया, तो मोहल्ले के लोग आ गए और साथ ही बंटी की सास भी। क्या लिखा है, परंतु बंटी की सास ने लड़के को बंटी से छीन लिया और उसे भाग जाने के लिए कहा। बंटी अवाक रहेगी। अब कोई भी सास बोलेगी अब कि बहू को कि निकल जा, और इतने दिन से अब उसके साथ रही, और लेकिन अब अचानक बोलेगी निकल जा, और बंटी अवाक रह गई। बंटी की सास का कहना था कि मुसलमानों द्वारा खराब की गई औरत को वह अपने घर में नहीं रख सकती। बंटी के पति ने भी उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हताश बंटी ने घर की दहलीज पर पटक पटक कर अपना माथा फोड़ दिया। बंटी मर गई। उसके घर वाले उसकी अर्थी बना शमशान उठा ले गए। तारा कैंप लौट गई। हे भगवान, ये क्या कहानी है। इतना मतलब सोचिए स्त्री की स्थिति क्या है कि उसके उसकी इज्जत को उसके अंगों पर ही रखा जा रहा है, यानी किसी गैर पुरुष ने उसे छू भी दिया तो वह दूषित हो गई। समाज कैसा है उस समय का। अभी भी ये मान्यताएं बराबर मात्रा में चल रही है। हाँ, पहले से कम हुआ है लेकिन अभी भी। और सोचिए उसका पति पति कह रहा है कि मतलब पति भी को स्वीकारने से इनकार कर रहा है। क्या ये प्रेम है जीवन में? ये क्या प्रेम है ये? प्रेम ही जीवन की निशानी है और अज्ञानता की निशानी है। तो इस पैराग्राफ में हम क्या देखते हैं कि अब पश्चिम ये जो तारा है वो बंटी के साथ अमृतसर पहुंचती है। अब बंटी को पता चलता है कि बंटी को एक बच्चे के द्वारा मतलब बच्चे के बाप द्वारा पता चलता है कि उसके जो परिवार वाले हैं वो दिल्ली में है, ठीक है। मतलब उसको पता चलता है कि उसके परिवार के वाले दिल्ली चले गए हैं। तो चूँकि मतलब तारा जो है उसको तो अपना ठिकाना पता नहीं, तो वह बंटी की मदद के लिए उसके साथ दिल्ली चले जाती है, ठीक है। अब दिल्ली में उस कश्मीरी गेट के शरणार्थी कैंप में रुकते हैं। उसके बाद खोजना शुरू करते हैं बंटी के परिवार को। बंटी के परिवार को गली गली खोजने के बाद उसको दोनों जब शाम को थक हार कर बैठ जाते हैं तो एक बच्चा खेलते हुए दिखाई पड़ता है, और जो बच्चा होता है वो बंटी का ही होता है। तो जब बंटी उसको देखती है तो पहचान कर उसे गले से लगा लेती है अपने बच्चे को। अब और दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अब आवाज़ सुनकर पूरे मोहल्ले के लोग, साथ ही उसकी सास बाहर आ जाती है। सास बच्चे को झटक कर उसकी माँ से अलग कर देती है। सोचिए क्या मतलब क्या ये प्रेम है जीवन में। लोगों की दृष्टि ही कैसी है मुझे समझ नहीं आता। विवेक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनमें। तो अब झटक कर अलग कर देती है। कारण कहती है कि तुम मुसलमानों द्वारा दूषित हो गई हो, तुम अब हमारे साथ नहीं रह सकती हो। पति की भी यही राय थी। बताइए क्या है, कितनी मतलब दयनीय स्थिति है। सोचिए स्त्री की जीवन की विडंबना ये है कि स्त्री इससे दुखी होकर अपने प्राण को देने के लिए तत्पर है। ये स्त्री की भी अपनी खराबी है कि वो अपने आप को केवल अपनों से ही पहचानती है। वो अपनी स्वयं की गरिमा नहीं रखती। ये बड़ी विडंबना की बात है। अगर उसके परिवार वालों ने उसे त्याग दिया तो क्या उसकी स्वयं की गरिमा नहीं है कि वो अपना जीवन जी सके? अपने होने का अभिमान होना, अपने होने की गरिमा होनी चाहिए व्यक्ति में, जो कि इसमें नहीं दिखाई पड़ रही। तो माथा फोड़कर अपना मतलब दहलीज पर ही माथा पटक पटक कर अपना प्राण दे देती है। सोचिए, और उसके परिवार वाले उससे जला दे मतलब उसको शमशान उठाकर उसको उसका मतलब फूंक कर आ जाते हैं उसके शरीर को, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। रात के तारा रात को कैंप लौटने पर तारा के रात को कैंप लौटने पर वहाँ की स्त्रियों ने हल्ला मचाया कि कि हम ऐसी आवारा लड़की को अपने साथ नहीं रख सकती। देखिए स्त्रियां भी कैसे हैं, मतलब स्त्रियां अभी भी समाज में उन स्त्रियों को चरित्रहीन या फिर खराब चरित्रहीन या फिर स्लट कहा जाता है, जो घरों पर समय पर नहीं रहती और देर से आती है। ये समाज ही कैसा है यार। तारा अर्धमूर्छित दशा में पड़ी सोच रही थी कि कैंप का चपरासी उसे बुलाने आया। मतलब वो सोच ही रही थी, ऐसे बैठ के ऐसे सोच रही थी, मान के चलिए। तो एक चपरासी आता है उसे बुलाने के लिए।
अब चपरासी आता है, अब क्या होता है, वह छोलदारी में पहुंची, यानी जहाँ पर सब लेखा जोखा होता है पहुंची। वहाँ विमल जी और डॉक्टर श्यामा और अन्य दो दो एक अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे, ठीक है। ये सब कांग्रेसी समाज सेवी थे, याद रखिए। कांग्रेसी कौन, मतलब विमल और डॉक्टर श्यामा जी कांग्रेसी समाज सेवी थे। उनके पूछने पर तारा ने अपनी सारी कहानी सुना दी। तारा ने पूरी कहानी सुना दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। सुनकर उन्होंने तारा को वापस झोपड़ी में भेज दिया, ठीक है। मतलब कहा कि तुम जाओ, हम कुछ करते हैं, ठीक है। स्त्रियों को फटकार दिया कि यह खबरदार जो इसको परेशान किया। दूसरे दिन तारा ने विमल जी से कुछ काम देने का आग्रह किया, या तारा ने कहा कि विमल जी कुछ काम कर दे दीजिए, मैं कुछ भी मतलब आप कुछ भी छोटा मोटा काम देंगे तो मैं करने में उसे सक्षम हूँ, जैसे लेखा जोखा जो भी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी और सशक्त महिला थी, तो वो कुछ भी काम कर सकती थी। उसे कैंप में लिस्ट बनाने का काम दे दिया गया। तारा काम करने लगी। अब कैंप की स्त्रियां उसका आदर करने लगी। देखिए, जब व्यक्ति काम करता है, वास्तव में किसी घर में भी अपने ही घर में स्वयं की इज्जत तभी होती है जब व्यक्ति काम करता है। जब निठल्ला बन जाता है ना, तो लोग अपने माता पिता ही उसकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का काम ही उसका पहचान है, व्यक्ति का कर्म ही उसकी बुनियाद है जीवन की। तो इस प्रकार वो काम करने लगी। एक दिन विमल जी ने प्रसाद जी नामक एक खद्दरधारी सज्जन से तारा का परिचय करवा दिया। याद रखिए, खद्दरधारी सज्जन कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में खद्दर पहनता है, लेकिन मन में उसकी गंदगी भरी हुई है। सज्जन नहीं, वो दुर्जन व्यक्ति है, आगे पता चलेगा आपको क्यों। परंतु तारा ने पाया कि प्रसाद जी का चरित्र अच्छा नहीं है, वो गंदी दृष्टि से स्त्रियों को देखते हैं। एक दिन कैंप को प्राइम मिनिस्टर देखने आ रहे थे। अच्छा, मतलब जायज़ा लेने आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसलिए वहाँ बड़ी सफाई की जा रही थी। सामान्य सी बात है, कोई बड़ा इंसान आता है, सफाई होना लाजमी है, स्वाभाविक है। उसी समय डॉक्टर श्यामा ने मिसेस अग्रवाला से तारा का परिचय करवाते हुए उसकी सहायता की प्रार्थना की। कहानी में कुछ मोड़ ऐसा आया कि जो डॉक्टर श्यामा थी, जो कि कांग्रेस की मेंबर थी, उसने एक बड़ी महिला, मतलब एक संभ्रांत महिला मिसेस अग्रवाला से तारा का परिचय कराया और उसकी मजबूरी बताई और कहा कि प्लीज़ इसकी सहायता कीजिए। मिस अग्रवाला मतलब डॉक्टर श्यामा ने इनसे कहा कि प्लीज़ इसकी सहायता कीजिए, यानी किसकी, तारा की सहायता कीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि प्रधानमंत्री के आने पर कुछ लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें कैंप से ना निकाला जाए। प्रधानमंत्री को भी कहा गया कि प्लीज़ लोगों को अभी कुछ दिनों तक कैंप में और रखा जाए, क्योंकि अभी उनको ठिकाना नहीं मिला है। फिर प्रधानमंत्री एक संक्षिप्त भाषण देकर वहाँ से चले गए, ठीक है। इसके बाद मिसेस अग्रवाला अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तारा को अपने साथ लिवा ले गई। यानी मिसेस अग्रवाला ने क्या कहा, जब तक तुम्हें अपने परिवार वाले नहीं मिलते तब तक तुम हमारे यहाँ काम करो। क्या, किस रूप में, मतलब बच्चों को पढ़ाने के रूप में, क्योंकि मतलब तारा थी वो पढ़ी लिखी बच्ची थी और काफ़ी अच्छी उसने पढ़ाई कर रखी थी। तो मिसेस अग्रवाल ने सोचा कि वो उनकी बच्चों की पढ़ाई का काम हो जाएगा, तो वो तारा को लेकर अपने साथ चली गई, ठीक है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा आँख शायद दर्द कर रहा है, इसलिए मैं आँखों को ऐसे गौर नहीं कर पा रहा हूँ। ये चौथा ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को पॉज करेंगे। मिसेस अग्रवाला की कोठी भव्य और 2 मंजिली थी। यानी ये मिसेस अग्रवाला, मैंने बोला कि संभ्रांत और धनाढ्य महिला है, तो इसकी कोठी भव्य और 2 मंजिली थी। तारा को कोठी के पिछले भाग में कमरा दे दिया गया, ठीक है। हाँ, ये क्या हो रहा है यार, इतना दर्द।
पिछले भाग में कमरा दिया गया। उन्होंने तारा से कहा कि वहाँ बड़े बड़े लोग, सरकारी अफसर, लीडर आदि आते रहते हैं। यहाँ यार, वहाँ क्यों पढ़ रहा है मैं भी। उन्होंने बता तारा से कहा कि यहाँ बड़े बड़े लोग, सरकारी अफसर, लीडर आदि आते रहते हैं, इसलिए उसे सफाई और सलीके से रहना होगा। उन्होंने उसके लिए धुले और साफ साफ कपड़ों का भी तुरंत प्रबंध कर दिया। तारा ने कपड़े बदले, केश यानी बाल ठीक किए, फिर उसे ड्राइंग रूम में बुलाया गया। ठीक है, वहाँ अग्रवाला साहब और मिसेस अग्रवाला दोनों बैठे थे। उन्होंने उससे कुछ प्रश्न पूछे, फिर कहा कि वह बच्चों को अंग्रेज़ी में बात करना सिखाए। दूसरे दिन तारा ने मालकिन के निर्देशानुसार काम करना आरंभ कर दिया। तारा के व्यवहार से सब लोग प्रसन्न हो उठे। अब देखिए, बात ये हो रही है कि मिसेस अग्रवाला उसको अपने घर ले आ चुकी है। किसको? तारा को। तारा और जो उस मिसेस अग्रवाला है वो बहुत धनाढ़ महिला है। उसके घर में बहुत बड़े बड़े लोग, अफसर आदि आते रहते हैं। इसलिए वो तारा से स्पष्ट रूप से कहती है, तुम्हें अब यहाँ रहना है तो तुम्हें सलीके से रहना होगा और साफ़ सफाई रखनी होगी और ठीक से पहनना ओढ़ना होगा। तो वो और उन चीज़ों का वो स्वयं प्रबंध भी करती है। और वो मुख्य रूप से जो मिसेस अग्रवाला है वो तारा को अपने साथ इसलिए लेके आई है ताकि उसके बच्चों को वो अंग्रेज़ी पढ़ा सके, क्योंकि तारा बहुत पढ़ी लिखी लड़की है और अंग्रेज़ी में वह बहुत पारंगत है। तो अब इसके बाद देखते हैं दूसरे दिन। अब तारा ने भी अपनी जो मालकिन यानी मिसेस अग्रवाला के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। अब उसको रहना ही था कुछ दिन, तो काम करना शुरू कर दिया। तारा के व्यवहार से सब लोग प्रसन्न हो उठे। कोठी में अग्रवाला साहब की पहली पत्नी का लड़का नरोत्तम और लड़की डॉली डॉली भी थे। यानी जो मिसेस अग्रवाला थी, ये जो अग्रवाला साहब की दूसरी पत्नी थी। इससे पहले एक और पत्नी थी जिसका एक लड़का था जिसका नाम नरोत्तम था, लड़की का नाम डॉली था। ठीक है, तो ये उसकी मतलब अग्रवाल साहब की पहली पत्नी के बच्चे हैं। ठीक है, दोनों। तारा ने उन्हें भी प्रसन्न कर दिया। नरोत्तम की अपनी सौतेली माँ से नहीं बनती थी, यानी मिसेस अग्रवाला से उसकी नहीं पटती थी। धीरे धीरे तारा और नरोत्तम आपस में बात करने लगे। तारा और नरोत्तम, संभवतः तारा नरोत्तम जो था वो तारा की उम्र का रहा होगा, तो दोनों बातचीत करने लगे। नवंबर में दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होने वाला था। यानी नवंबर में एक काम होने वाला था, महत्वपूर्ण काम था, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस अधिवेशन होने वाला था। उसमें हर कुछ वर्षों में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। तो इस बार अधिवेशन होने वाला था दिल्ली में। ठीक है, ऑल इंडिया अधिवेशन नवंबर में था। अगरवाला साहब स्वागत समिति के उपाध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष थे, इसलिए उनकी कोठी में चहल पहल थी। क्योंकि उपाध्यक्ष, स्वागत समिति के उपाध्यक्ष मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो माफ़ कीजिएगा, मेरा आँख दर्द हो रहा है। अच्छा यार। स्वागत समिति के उपाध्यक्ष थे, इसलिए उसकी कोठी में आना जाना लगा था, क्योंकि बहुत काम था और राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था। सैकड़ों लोग आएंगे तो उसका प्रबंध करना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है कि उस व्यस्तता में तारा को भी सहयोग देना पड़ा। कि अब हमने क्या पढ़ा कि अग्रवाला साहब और मिसिज़ अग्रवाला तारा को स्वीकार कर लेते हैं और जिम्मेदारी के साथ कि तुम्हें पढ़ाना होगा, हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी यानी सिखाना होगा। और क्या होता है कि इसमें इस पैराग्राफ में ये भी आया कि नरोत्तम साहब की एक और पत्नी थी जिसके बेटे नरोत्तम और डॉली हैं। और जो ये मिसेस अग्रवाल ये उनकी दूसरी पत्नी हैं। और इसी वर्ष जो नवंबर का महीना है उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस अधिवेशन होने वाला है। तो उसकी चूँकि उस जो कार्यक्रम होने वाला है उसके संचालन में जो डॉक्टर क्या नाम है अभी सिर दर्द हो रहा है यार, जो भी हो रहा है पढ़ना तो पड़ेगा। तो संचालन में अगर डॉक्टर अग्रवाला, मतलब माफ़ कीजिए मिस अग्रवाला साहब प्रमुख है। अब आगे क्या देखते हैं। अभी एक पेज और है भाई, इतना 13 जनवरी 1900
48। ठीक है। समाचार मिला कि गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलवाने के लिए आमरण अनशन करने की प्रतिज्ञा की है। बाप रे, इतनी खतरनाक प्रतिज्ञा की, जब तक पाकिस्तान को 55 करोड़ नहीं दिए जाएंगे। याद रखिएगा, 55 करोड़ की बात है। सारा देश सिहर कर स्तब्ध स्तब्ध रह गया। गांधी जी ने कहा कि जब तक सांप्रदायिक विद्वेष शांत नहीं होगा वह अनशन करते रहेंगे। अधिकांश हिंदू गांधी जी से नाराज़ थे। अग्रवाला साहब की कोठी में नवंबर के अधिवेशन के कारण बड़ी व्यस्तता छा रही थी। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक दिन अग्रवाला साहब ने तारा के पास गर्म कोट ना देखा, मतलब ठंडी का मौसम था, वो भी दिल्ली की ठंडी। ठीक है। तो जब देखा अग्रवाला साहब ने, ठीक है, अग्रवाला साहब, माफ़ कीजिएगा, जलंधर में है ये सब घटना। तो जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये जलंधर में घट रही है। तो जब ये उसको पता चला, मतलब किसका पता चला, मैं भी यार सिर घूम रहा है मेरा। गांधी जी संप्रदाय, मतलब ये तो पढ़ लिया। एक दिन अग्रवाल साहब ने तारा के पास गर्म कोट ना देख, मतलब अग्रवाल साहब ने तारा की स्थिति को देख नरोत्तम से कहा कि नरोत्तम के, मतलब तारा से कहा था कि तुम नरोत्तम के साथ जाकर बाजार से कुछ आवश्यक कपड़े, यानी वो कपड़े जो पहन सके इन फॉर्मल चीज़ों में, तो ऐसे कपड़े ले आने के लिए आग्रह किया। अब मैंने कहा, लेकिन नहीं पता उसको कितना पालन किया गया। आगे देखते हैं। ठीक है। एक दिन, अगर ये तो हो गया, इधर तारा और नरोत्तम पर लोग उंगलियां उठाने लगे। तो दोनों समान उम्र के थे, तो सामान्य सी बात है, लोग प्रश्न उठाएंगे। कोठी में आने वाले सामान्य लोग भी गांधी जी की नीति का विरोध कर रहे थे। बाप रे, छोटे मोटे लोगों को बल्ला नहीं चलाना नहीं आता, और लोग क्रिकेट पर बोलने लगते कि अरे यार, ये विराट कोहली थोड़ा सा ऐसे किया होता था, उसका छक्का जाता छक्का। और हम कौन होते हैं, हमने जब आज तक एक यॉर्कर नहीं डाला, और हम बोलते रहते हैं कि ऐसा ऐसा। ठीक है। तो इसी प्रकार जो कोठी में आने वाले सामान्य लोग थे, गांधी जी की नीतियों का विरोध करते थे, और उनमें खुद तो एक तिनका भर का गुण नहीं था। प्रसाद जी ने मिसेस अग्रवाला से कहा, हालांकि एक कामुक व्यक्ति था, ये बहुत गलत दृष्टि थी इसकी। इसने अग्रवाला से कहा कि स्त्रियों की वह अंग्रेज़ी स्त्रियों, मतलब अंग्रेज़ी तथा स्त्रियों की एक टोली लेकर कल तुम्हारे यहाँ दस्तक दे। ठीक है। तो क्या हुआ कि वो दोनों चाहते थे कि ऐसा हो। ठीक है। सिर चक्कर आ रहा है भाई। कर रहे थे। ठीक है। प्रसाद जी ने मिसेस अग्रवाला से कहा कि उन्हें स्त्रियों का एक प्रतिनिधि, मतलब प्रसाद जी ने कहा कि मिसेस अग्रवाला से कहा कि उन्हें स्त्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल ले जाकर गांधी जी को विश्वास दिलाना चाहिए। यानी मिसेस अग्रवाला, मतलब प्रसाद जी का कहना था कि मिसेस अग्रवाला, आप जाकर एक स्त्रियों का मंडल ले जाइए और गांधी जी को मनाइए। ठीक है। और यह विश्वास दिलाइए कि नगर में शांति स्थापित करने का उत्तरदायित्व ले रहे हैं। यानी वो जो, मतलब प्रसाद जी का कहना था कि जल्दी से जल्दी उनको विश्वास दिलाइए कि देश में शांति है, और इस कारण वे पिछड़ गए। ठीक है। उसको कुछ पिछड़ना बोले चाहे कुछ भी बोले, मैं तो इसको सही मानता हूँ, बेहतर। माफ़ कीजिएगा, मैं रुक गया था, सिर घूम रहा है। तो स्त्रियों की एक प्रतिनिधि तो हो गया, विश्वास देना चाहिए। ठीक है। नेहरू और पटेल की भी यही राय है। अब इस पैराग्राफ में आ चुके हैं हम। इस पैराग्राफ के बाद ख़त्म होने वाला है ये। अरे बाप रे, 4 पैराग्राफ बचा है। ओ माय गॉड। चलिए आगे बढ़ते, करना तो पड़ेगा भाई। आदेशानुसार मिसेस अग्रवाला तारा आदि को साथ ले बिरला भवन पहुंच गए। ठीक है।
मिसेस अग्रवाला ये क्या हुआ कि तारा मतलब जो मगर मिसेस अग्रवाला थी वो तारा को लेकर ही बिरला वन पहुंच गई, जब स्त्रियों की टोली ले जानी थी तो तारा को भी ले लिया गया। रास्ते में उन्हें गांधी विरोधी लोगों के जुलूस मिले जिन्हें नेहरू ने फटकार कर भगा दिया। महिला प्रतिनिधि मंडल से गांधी जी ने कहा कि वे लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ठीक है, मतलब गांधी जी का मानना था कि आप लोग प्रार्थना कीजिए कि लोगों को सद्बुद्धि आए। ठीक है, अब क्या हुआ कि 16 जनवरी को समाचार छपा कि सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना स्वीकार कर लिया है। यह निर्णय मंत्रिमंडल के पहले निर्णय के विरुद्ध था। इसके उपरांत दिल्ली में शांति के प्रयत्नों का तूफान सा छा गया। यानी जब गांधी जी जब एक बार बैठ जाते थे ना तो मतलब कहा जाता है कि चर्चिल के पसीने छूटते थे गांधी जी से। जब कहा जाता है कि जब भारत में अकाल पड़ता था तो कभी समाचार मिलता कि भारत में अकाल पड़ा, तो चर्चिल बार बार पूछते थे अपने लोगों से कि ये गांधी मरा नहीं क्या, मरा नहीं क्या। मतलब वो बहुत परेशान रहते थे गांधी। ये ये ज़िद्दी बड़ा, मतलब अंग्रेज़ों के पसीने छूटते थे गांधी को देखकर। ठीक है, और इस सोचिए गांधी के बारे में अगर हम सोचें, एक छोटे कद का और कमज़ोर मन का व्यक्ति और एक सामान्य सी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति इतनी ऊंचाई पा गया। ये अब कहा जाता है ना, व्यक्ति स्वयं को निर्मित करता है। मुझे लगता है गांधी जी ने स्वयं को निर्मित किया। परिस्थितियाँ रही होंगी, बहुत लोगों के लिए थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्वयं से बदला। यही उनके जीवन एक तरह से गांधी जी जीवन के लिए एक बहुत बड़े आदर्श हैं। भले उनके साथ कुछ भी जोड़ा जाता हो वो अलग बात है, लेकिन उनमें उनमें जो गुण थे अगर उसको ही हम अपना लें तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या हुआ कि हिंदू सिख और मुसलमान नेताओं ने जनता से शांति करने का आग्रह कि मतलब अब शांति के लिए बहुत मतलब एक जन आंदोलन होने लगा गांधी जी के प्रयास से कि शांति चाहिए, शांति शांति हो जाए। शांति 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 होने लगा सब जगह। नेहरू ने कई सार्वजनिक भाषण दिए। अंत में सभी लोगों द्वारा शांति के लिए किए जा रहे प्रयत्नों और आश्वासनों के आधार पर गांधी जी ने 18 जनवरी को अपना अनशन समाप्त कर दिया। राष्ट्र ने चैन की सांस ली। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। उसी दिन कुछ मेहमान, अब हमने क्या पढ़ा कि ये गांधी जी ने अनशन किया था और ये एक महिला समिति पहुंची थी और उन्होंने कहा, और गांधी जी ने उस महिला समिति से कहा कि आप लोग प्रार्थना कीजिए कि लोगों का मतलब लोगों को सद्बुद्धि आए। और गांधी जी जिस कारण से अनशन में बैठे थे उसका कारण तो एक कारण था कि पाकिस्तान को कुछ पैसे देने, 55 करोड़ रुपए, जिसको स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद जो कांग्रेस की पार्टी और जनता समाज सेवी और गांधीवादी लोगों ने शांति के लिए जो प्रयास प्रारंभ किया, उसके कारण पूरे उस पंजाब के आसपास तथा देश के अनेक क्षेत्रों में शांति स्थापित हो गई। और गांधी जी और इससे मजबूर होकर गांधी जी को अपना प्रण तोड़ना पड़ा, क्योंकि वो अनशन में बैठे हुए थे। जब तक शांति और पैसा मतलब पाकिस्तान को कुछ पैसा ना दिया जाए तब तक वो अनशन में बैठे रहेंगे, ऐसा उनका प्रण था। तो अब उनको अंत में प्रण तोड़ना पड़ा। आगे देखते हैं क्या हुआ। उसी दिन कोठी में कुछ मेहमान आने वाले थे। ठीक है, मतलब कोठी में मतलब समझ रहे हैं कि मिसिस अग्रवाला के यहाँ कुछ लोग आने वाले थे। उनके खाने पीने का प्रोग्राम था। ठीक है, मिसेस रावत, मिस्टर डे, सूर्या, डॉक्टर श्यामा, ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण लोग हैं। इसको टिक भी कर देता हूँ अगर हो सकेगा तो। छोड़ यार, तो ये याद रखिएगा, मिस्टर रावत, डे और सूर्य और डॉक्टर श्यामा, ये लोग महत्वपूर्ण थे। के आने पर मालिक के आग्रह करने से तारा को भी उसके साथ खाने के लिए बैठना पड़ा। यानी अब कोई नौकरानी है यानी काम कर रही है, तो इन लोगों ने जोर दिया, तो अब जो इन लोगों ने जोर दिया तो अब उसको भी बैठना पड़ा खाने के लिए। बाद में उसने सबको
शराब सर्व करने का भार अपने ऊपर ले स्वयं को पीने से बचा लिया। बाप रे कितनी चतुर लड़की है। रावत ने अपनी नई मित्र इस संध्या की अतिथि को पीने से अतिथि तारा के स्वागत में जाम पीने का आग्रह किया। रावत ने अपनी नई मित्र इस संध्या की अतिथि तारा के स्वागत में जाम पीने का आग्रह किया। तारा झेप से लाल हो गई, यानी तारा ने झेप दिया उसको, ठीक है। अरे यार छोड़ो। बाद में डॉक्टर श्यामा ने रावत से तारा के भविष्य के संबंध में कुछ प्रबंध कर देने का आगे, मतलब डॉक्टर श्यामा ने कहा कि भाई देखो इस तारा को कर दो, बेचारी भली मानुष है। तो रावत ने क्या था, रावत केंद्रीय गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी थे, याद रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव थे, छोटे मोटे नहीं थे रावत जी। कुछ समय तक वर्तमान राजनीति पर बातें होती रही। रावत ने कहा कि गांधी जी ने लॉर्ड माउंट बेटन के दबाव में आकर पाकिस्तान को रुपये देने की जिद की थी। रावत का कहना था कि गांधी जी ने लॉर्ड माउंट बेटन के दबाव में आकर पाकिस्तान को पैसा देना स्वीकार किया है। अब हुआ क्या था वो तो मुझे भी नहीं पता। इससे भारत और सरकार दोनों की साख गिर गई। भारत की भी साख गिर गई और सरकार की भी साख गिर गई, ठीक है। तारा ने कहा कि इससे पाकिस्तान में भारत की साख बढ़ी परंतु रावत ने यह रहस्य बताया कि यह सब कुछ होते हुए भी पाकिस्तान गांधी जी को अपने यहाँ आने की इजाज़त नहीं दे रहा है कैसे दे सकते हैं जब जिन्ना वहाँ है। ओ माय गॉड। हरिओम। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि जिस दिन अनशन तोड़ा उसी दिन कोठी यानी मिसेज अग्रवाला के घर पर कुछ लोग मेहमान आए। मिस्टर रावत, मिस्टर डे और सूर्या और डॉक्टर श्यामा। रावत जी बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो केंद्रीय गृह विभाग में सचिव के पद पर काम करते थे। डॉक्टर श्यामा ने कहा कि भाई देखो रावत जी, इनको कुछ करवा दो, कुछ रोजगार अगर आजीविका का साधन नहीं मिल जाए तो इनका जीवन कुछ सुधरे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। परंतु रावत ने यह रहस्य और दोनों के और सभी के बीच राजनीतिक बातें भी चल रही थी, क्यों ये विभाजन हुआ। तो रावत जी बता रहे हैं कि गांधी जी माउंट बेटन से मजबूर होकर पैसे देने के लिए मजबूर हो गए माउंट बेटन की बातों के कारण, ठीक है। अब ये मेरा आँख इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ठीक है। फिर अनशन करने की सामर्थ्य पर बहस होने लगी, ठीक है। ये सब तो बखौती है एक तरह से। इसके उपरांत ये सब कुछ नहीं है कि बस दिया है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मैं पॉज करके आप देख सकते हैं इसको, कुछ दिया नहीं। इसके उपरांत सबके लिए डिनर का प्रबंध किया गया। तारा को भी साथ बैठना पड़ा। विदा होते समय रावत ने तारा से हाथ मिलाया और मिसेस अग्रवाला के साथ अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। मतलब रावत तारा से बहुत प्रभावित हुआ, उसकी बुद्धिमानी चतुराई से। तारा को इन बड़े लोगों का व्यवहार, आचरण, वातावरण अच्छा नहीं लगा। अब जो शराब पी रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो कभी कभी सामान्य लोगों को या फिर वैसे संगति में नहीं रहने वाले लोगों को बड़ा विस्मय होने लगता है। नरोत्तम यानी जो मिस्टर क्या नाम था, मिस्टर अग्रवाला साहब के जो पहली पत्नी के बेटे यानी नरोत्तम हैं, उसे सलाह दी कि कोठी का वातावरण उसके अनुकूल नहीं है, वह रावेश से कहकर कहीं और काम ढूंढे। यानी कहने लगी कोठी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तुम्हारे साथ कुछ अहित हो सकता है, तुम कोठी छोड़ दो। उसका यही राय था नरोत्तम का। इसी बीच गांधी जी की प्रार्थना सभा में एक शरणार्थी ने बम फेंक दिया। वातावरण शुद्ध होकर फिर शांत हो गया। लोग शरणार्थियों की आलोचना करने लगे। एक दिन गांधी जी की हत्या हो जाने पर समाचार सुन सारा संसार स्तब्ध रह गया। मिसेस अग्रवाला अपने साहब के साथ बिरला भवन चली गई। यानी मिसेस अग्रवाला अब बिरला भवन चली गई क्योंकि गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी। गांधी जी की शव यात्रा बड़े सम्मान और राष्ट्रीय शोक
के साथ निकाली गई। यह देख एक खद्दाधारी नवयुवक ने क्षोभ व्यक्त किया कि इन कांग्रेसियों ने गांधी जी के सिद्धांतों को उनके शव के साथ ही दफना दिया। ठीक है, मतलब कहा कि अब इसके बाद कांग्रेस बदल गई, गांधी जी के रहते तक कांग्रेस दूसरा था, वो बदल गया। सरकार ने गरीबों के गांधी को गरीबों से छीन लिया। किसी ने कहा अरे भाई वे तो अवतार थे। कुल मिलाकर इस वातावरण इसमें कुल मिलाकर यही है कि इस पैराग्राफ में दिया है कि खाने का प्रबंध किया जा रहा है और जो तारा और रावत जी एक दूसरे को अच्छे से पहचानने लगे। रावत जी को लगने लगा कि तारा बहुत समझदार है, वो उसे आमंत्रण भी देते हैं कि तुम कभी मिसेस अग्रवाला के साथ हमारे यहाँ खाने के लिए आओ। गांधी जी की हत्या हो जाती है, इस घटना में यहाँ बस लिखा है। उसके बाद सभी लोगों के अलग अलग व्यंग्य थे इस घटना को लेकर। यहाँ इसके बाद हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अब आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।